सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आरोह भाग 2 से हमने रघुवीर सहाय का जीवन परिचय प्रो वीडियो में किया। आज हम उनके द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज को पढ़ेंगे। इसकी सप्रसंग व्याख्या की जाएगी जो आपको लिखनी है और समझनी है। तो शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता। कविता पढ़ने से पहले आपको बता दें कविता में क्या है। कविता अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की विडंबनाओं को प्रकट करती है, जिसमें किसी शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति को यदि टेलीविज़न कैमरामैन अपने सामने लाते हैं और तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो उस अपाहिज से ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं जिससे उसका दुख और बढ़ता है, लेकिन इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। रघुवीर सहाय जी ने यह कविता लोग भूल गए हैं नामक संग्रह में संकलित की है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता से अवतरित है, जिसके कवि श्री रघुवीर सहाय जी हैं। इस काव्यांश में एक अपाहिज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। जब दूरदर्शन कर्मी उनसे अमानवीय व्यवहार करते हैं तो वो किस प्रकार से दर्शकों के सामने बोलते हैं। तो कवि कहता है यहाँ पर, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम यानी दूरदर्शन कर्मचारी, कैमरामैन। कवि कहता है कि वैसे तो संचार के जो माध्यम है, दूरदर्शन है, वो सामाजिक जीवन का रक्षक होता है, पहरेदार होता है, बुराई को दूर करने में सहायक होता है, लेकिन अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो अनेक प्रकार के दावे करता है। तो यहाँ कवि कहता है कि दूरदर्शन कर्मी कहते हैं, दावे करता है कि हम एक दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। आज हम एक दुर्बल को लाएंगे, यानी एक अपाहिज लाचार व्यक्ति का साक्षात्कार करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बंद कमरे में एक अपाहिज, एक दुर्बल व्यक्ति का साक्षात्कार किया जा रहा है और जनता के सामने उसके प्रति संवेदनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वास्तव में वो अपने स्वार्थ में लिप्त है। आगे कहते हैं, कवि कहता है, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा।
आगे कवि कहता है कि दूरदर्शन कर्मी, दूरसंचार प्रस्तुत करने वाले लोग कहते हैं, उससे पूछेंगे, जब उस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आप क्या अपाहिज हैं। वास्तव में सभी को पता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को ही सामने रख बैठाए हुए हैं जो अपाहिज है, और फिर भी उससे ऐसा ही प्रश्न अमानवीय व्यवहार करते हुए पूछते हैं, आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? यानी आपका अपाहिजपन ऐसा होना कैसा है, क्यों है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जिससे वह व्यक्ति स्वयं को अपमानित महसूस करता है। वास्तव में कार्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए वो ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना नहीं रखते। वो केवल अपने कार्यक्रम से जुड़े हुए दर्शकों को जोड़े रखना चाहते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वे दर्शकों के सामने पूछते हैं कि आपका क्या दुख है, जल्दी बताइए। और ऐसा होता है, वास्तव में वो बता नहीं पाएगा। तो ये इन पंक्तियों का सरलार्थ बनता है, व्याख्या है जो आपको लिखना है। आगे देखिए, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब देखिए, प्रश्नात्मक शैली में कवि ने करुण रस की सहज अभिव्यक्ति यहाँ पर की है कि किस प्रकार दूरदर्शन कर्मी उसके अपाहिजपन के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और कहते हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आप अपाहिज हैं, आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। यानी आप अपने दुख को व्यक्त कीजिए, बताइए। और फिर ये देखिए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। यानी दूरदर्शन कर्मी अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए खुद संकेत भी देते हैं कि आप कुछ इस तरह से बोलिए ताकि दर्शकों को अच्छा लगे। हालांकि उस अपाहिज की परवाह उनको नहीं है। तो सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। तो आगे उस शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की भावभंगिमाओं के साथ पीड़ा व्यक्त कराना चाहते हैं, उसकी भावभंगिमाओं को व्यक्त करवाना चाहते हैं ताकि खूब वाहवाही लूटी जा सके। ऐसे में विकलांग परेशान हो जाता होगा। थोड़ी कोशिश करिए, उसको प्रोत्साहित भी करते हैं, लेकिन अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह अवसर खो देंगे। देखिए, ब्रैकेट्स में जो दी बात है वह बताना चाहते हैं कि आपको एक अच्छा अवसर मिला है दूरदर्शन पर आने का, और आप ये अवसर खो देंगे अगर आप नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार वे दूरदर्शन पर आने का जो अवसर खो देने की बात दूरदर्शन कर्मी ने कही है, वह उस व्यक्ति को और ज़्यादा विवश करती है, परेशान करती होगी। इस प्रकार वो आगे कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार आप करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आगे कवि कहता है कि दूरदर्शन कर्मी के रूप में वे ऐसे ऐसे प्रश्न उससे पूछते हैं कि वह रो पड़ता है। और ऐसे में दर्शक भी इंतजार करते हैं, यानी दर्शकों को भी इंतजार करवाते हैं कि आप भी उसके साथ रो पड़ेंगे, आप भी करुणा में आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कवि ने जो बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर संकेत दिया है कि हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि
उस अपाहिज दुर्बल व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रो पड़ें, ताकि उस कार्यक्रम की रोचकता बढ़ जाए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर और उसके होंठों पर एक कसमसाहट यानी बेचैनी, घबराहट। कवि कहता है, यानी दूरदर्शन कर्मी जो हैं, दूरदर्शन के माध्यम से जुड़े लोग अपने फ़ायदे के लिए दुखी अपाहिज को रुला देने की कोशिश करते हैं। वे दूरदर्शन कैमरे से उसकी दुख से फूली हुई आँखों को बड़ी बड़ी करके दिखाते हैं। फूली हुई आँख यानी दुख से फूली हुई आँख को बड़ी तस्वीर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और उसके होठों पर एक जो बेचैनी है, घबराहट है, उसको भी दर्शाते हैं। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक। तो देखिए, वो दर्शकों को बनाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए क्या कहते हैं कि उसके होठों पर एक कसमसाहट जो थी, जो बेचैनी थी, उसको उसकी अपंगता की पीड़ा आप समझ पाएंगे। एक और कोशिश, वे उसको और उकसाना चाहते हैं कि कोशिश कीजिए दर्शक, धीरज रखिए। और उधर दर्शकों को भी बताते हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं कि आप धीरज रखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यानी आपको और उस अपाहिज व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश की जा रही होती है। वे शारीरिक चुनौती झेल रहे उस व्यक्ति को उकसाकर रुला देना चाहते हैं, ताकि कार्यक्रम को रोचक बनाया जा सके और उनका मकसद पूरा हो सके। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। दूरदर्शन कर्मी किस प्रकार से अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को दर्शाते हैं, दर्शकों को किस प्रकार से बताना चाहते हैं कि आप और वह दोनों, यानी जब उस तरह से उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोनों ही इस पीड़ा को अनुभव करेंगे। तभी बीच में रोक देते हैं, कैमरा बस करो, नहीं हुआ। यानी जब वह व्यक्ति उनके अनुरूप कार्य नहीं करता है तो वो कैमरे को हटा देते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसा कहकर वे दर्शकों को जो है थांबे रखते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो दूरदर्शन कर्मी जो हैं किस प्रकार से अपनी असमर्थता को भी उद्देश्यपूर्ण बनाते हुए कहते हैं, दर्शकों को जोड़े रखना चाहते हैं, रोचक बनाते हैं अपने कार्यक्रम के प्रति। उनका दृष्टिकोण देखिए। आप कह रहे थे सामाजिक उद्देश्य से, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसका एक सामाजिक उद्देश्य है, यानी समाज हित में प्रस्तुत किया गया ये कार्यक्रम बस थोड़ी सी कसर रह गई, हालांकि पूर्ण नहीं किया जा सका। वहीं अमानवीय जो रवैया था उसकी वे बात नहीं दर्शाना चाहते, लेकिन दर्शक इस बात को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय, कवि जो है संचार से जुड़े सभी व्यक्तियों पर व्यंग कसता है, उनके अमानवीय व्यवहार की एक झांकी प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार लोग, ऐसे कर्मचारी जो इनसे जुड़े हुए हैं, वे समाज के हित की बात न सोचकर अपने कार्यक्रम को रुचि बनाने के लिए क्या क्या कर बैठते हैं। यही कवि का उद्देश्य है। इन पंक्तियों में
मुक्त छंद चित्रित हुआ है। प्रसाद गुण संपन्न भाषा, चित्रात्मक और भावात्मक शैली का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। भाषा में व्यवहारिकता देखते ही बनती है। सरल सहजाम बोलचाल की खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग रघुवीर सहाय ने किया है। तो जिसकी व्याख्या आपने करनी है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।